हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। बच्चों, ये है वेक्टर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 7 और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स भी बोलते हैं, है ना। अब अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स की, तो बच्चों इसका बड़ा सिंपल सा मीनिंग होगा। मान लो मुझे दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, है ना, और उन दो वेक्टर्स को मैं ए और बी कह रहा हूँ। अब अगर मैं इन दो वेक्टर्स को ए और बी को अगर मल्टीप्लाई करूं, है ना, और मुझे मिल जाए कोई एक स्केलर क्वांटिटी, क्या मिल जाए, स्केलर क्वांटिटी, तो बच्चों ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना। ये तो हो गई एक बात। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए डॉट बी से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए डॉट बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता कितना है, ये होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है। कुछ ऐसी बातें यहाँ पे चल रही हैं, जैसे ये ए रहा होगा, ये बी रहा होगा और इनके बीच का ये वाला एंगल थीटा रहा होगा। तो मैं आपसे कहूँ कि ए को बी से मल्टीप्लाई करो और मैं यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, देखो इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है, वो सब बात की बात है। अभी फिलहाल सिर्फ इस फॉर्मूले पे जरा फोकस करते हैं। तो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। अब अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लेना चाह रहा हूँ तो ये होगा ए डॉट बी और ये होगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा, है ना। ये तो हो गई स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बात। अब बच्चों क्योंकि यहाँ पे डॉट लगा रखा है तो इस स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया एक टाइप का मल्टीप्लिकेशन। वहीं अगर मान लो मेरे पास दो वेक्टर्स दे रखे हैं, एक ए दे रखा है और एक बी दे रखा है। अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं और मुझे मिल जाए कोई एक वेक्टर, क्या मिल जाए, एक वेक्टर मिल जाए, तो बच्चों जो ऐसा प्रोडक्ट होता है इस प्रोडक्ट को बोलते हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। अब होगा क्या, होगा ये कि जब ए से बी का क्रॉस आएगा तो ये आएगा कुछ ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल थीटा आएगा। अब क्योंकि ये क्वांटिटी सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड देगी, क्योंकि यहाँ मैं आपसे कह ही रहा हूँ कि ये ए का मैग्नीट्यूड है, ये बी का मैग्नीट्यूड है और ये साइन ऑफ एंगल थीटा है, तो इन तीनों टर्म्स में कोई भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो इसलिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी यूनिट वेक्टर एन से मल्टीप्लाई करते हैं। खैर इसकी बात जब होगी तब इसमें डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, आपको एक वेक्टर मिल गया और ऐसे प्रोडक्ट को हमने क्या बोला, वेक्टर प्रोडक्ट बोला। बच्चों इसका एक नाम और होता है, क्योंकि ए से बी का क्रॉस करा जा रहा है तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो दो टाइप के प्रोडक्ट हो गए, एक हो गया स्केलर प्रोडक्ट और एक हो गया वेक्टर प्रोडक्ट। अब अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और एक स्केलर क्वांटिटी मिल गई तो वो बन जाएगा स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। उसी तरीके से जब आपने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और एक वेक्टर क्वांटिटी आपको मिल जाए तो इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। फॉर्मूला आपके सामने दोनों का यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन बच्चों इस फॉर्मूले से ना कुछ मज़ा ऐसा नहीं आता है, क्या हुआ क्यों हुआ, है ना। तो इसका हम जरा थोड़ा फिजिकल मीनिंग जानेंगे, इसका नीड क्या है वो जानेंगे। तब तक इसको पॉज करें और नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर या फिर डॉट प्रोडक्ट के ऊपर ना। आज की जो क्लास रहेगी वो डॉट प्रोडक्ट के ऊपर ही रहेगी। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके ऊपर उसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे। आओ जरा देखें ये स्केलर प्रोडक्ट की क्या कहानी है। सबसे पहले जरा इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा तो हमने देख ही लिया है। इसका मीनिंग क्या है, जरा मीनिंग तो समझें। मान लो ये कोई वेक्टर है, इसको मैं वेक्टर बी कह रहा हूँ, ध्यान से देखना हर एक चीज़ को। और ये कोई वेक्टर है जिसको मैं वेक्टर ए कह रहा हूँ, ठीक है। और इनके बीच का ये है एंगल थीटा, ठीक, हमारा प्यारा एंगल थीटा। अब अगर मैं इस वेक्टर को इस तरीके से ब्रेक करूं, है ना, तो ये चीज़ होगी, ये जो चीज़ होगी, तो बताओ ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए हाँ ए कॉस थीटा के बराबर। तो ये दो वेक्टर्स थे ए और बी, मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो इसका मतलब ये क्या रहा होगा, ये इस ए का एक कंपोनेंट रहा होगा। अब ये कंपोनेंट किस डायरेक्शन में है, बी के डायरेक्शन में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आगे जाके इसका बड़ा यूज़ करूँगा मैं। तो अगर ये वेक्टर ए है तो जो ये चीज़ होती है ये होती है इसका एक्स कंपोनेंट, इसको मैंने बोला ए कॉस थीटा, और ये डेफिनेटली किस डायरेक्शन में है, बी के डायरेक्शन में है ना। तो अब
अब वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है या फिर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो बच्चों डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, अब इस वेक्टर का वो कंपोनेंट जो बी के डायरेक्शन में है, इस वेक्टर का वो कंपोनेंट जो बी के डायरेक्शन में है, उसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए किससे, उस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से, तो बस जो ये चीज़ आएगी उसी को हमने क्या बोल दिया, डॉट प्रोडक्ट बोल दिया। तो मतलब यही क्या है आपका, ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट है। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई, है ना। तो एक वेक्टर बी था, एक वेक्टर ए था, तो इसका एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप किया, इसको आगे जाके हम प्रोजेक्शन भी बोलेंगे। तो ये वेक्टर ए का ये वाला जो कंपोनेंट है इसको ए कॉस थीटा बोला। अब अगर इसके ए कॉस थीटा को इस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से अगर मल्टीप्लाई करा जाए तो उस समय जो भी आएगा वो क्या होगा, ए डॉट बी कहलाया जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो गया, ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होगा और ये हो गया कॉस ऑफ एंगल थीटा। अब इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, ए बी कॉस थीटा के बराबर। अब आप चाहे मैग्नीट्यूड लिखो या फिर इस तरीके से लिखो, दोनों बातें एक ही हैं। वेक्टर नोटेशन का मतलब होता है वेक्टर आपने यहाँ लगाएंगे, कोई वेक्टर नहीं लगा रखे तो अपने आप बाय डिफॉल्ट इसको एक स्केलर मान लेना चाहिए या फिर इसको एक मैग्नीट्यूड वैल्यूज मान लेना चाहिए। अब इसको लिखने का एक तरीका और है, इसको लिखने का एक तरीका यह है कि यहाँ से कॉस को हटा दो और इनके बीच क्या लगा दो, डॉट लगा दो। तो ए डॉट बी कुछ नहीं हुआ, बेसिकली ए बी कॉस थीटा हुआ, जो एक्चुअली कैसे लिखा जाता है, ए डॉट बी से लिखा जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। अब आप कहोगे सर इसमें नया क्या है ना, ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है। तो एक्चुअली जब तक फिजिक्स में जब तक किसी चीज़ का फिजिकल मीनिंग ना पता लगे तब तक मज़ा नहीं आता है। आओ अब मैं आपको इसका फिजिकल मीनिंग बताता हूँ कि इसकी नीड क्या पड़ी ना, इसकी ऐसी ज़रूरत क्या पड़ी जिसकी वजह से हमें इसको पढ़ना पड़ रहा है। आओ अब बात करते हैं इसकी नीड की। तो बच्चों नीड कहाँ है, देखो मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दूंगा जो प्रैक्टिकल लाइफ में या डे टू डे लाइफ में आपने कभी ना कभी अपने जीवन में देखा ही होगा। और ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके एक चैप्टर आएगा वहाँ पे इसके ऊपर बहुत सारी बातें होंगी। तो फिलहाल के लिए ज़रा इस एग्जाम्पल पे फोकस करो। मान लो मेरे पास एक ब्लॉक है ना, ये एक ब्लॉक है और ये जो ब्लॉक है ना, ये जो ब्लॉक है ये ओरिजिन पे रखा हुआ है। ये स्टेटमेंट गलत होता है ना, जहाँ ब्लॉक होगा बाय डिफ़ॉल्ट वहीं क्या बन जाएगा, ओरिजिन बन जाएगा। कुछ बच्चे सोचते हैं कि ब्लॉक हमेशा ओरिजिन पे ही क्यों हुआ या ब्लॉक को हमेशा ओरिजिन पे ही क्यों रखा। बच्चों ब्लॉक को ओरिजिन पे नहीं रखा जाता है, ब्लॉक जहाँ होगा वहाँ पे ओरिजिन डिफाइंड होगा। नहीं मतलब आप सोच सकते हो ना कि यार हमेशा ओरिजिन पे क्यों रखा, ओरिजिन से आधा पौना इंच ऊपर या नीचे या दाएं या बाएं क्यों नहीं रखा। तो जहाँ ब्लॉक होगा वो आपका रेफरेंस बनेगा और वही आपका क्या कहलाया जाएगा, ओरिजिन कहलाया जाएगा। मतलब हम सारी बातें अब ओरिजिन से सारी बातों को देखेंगे, क्योंकि देखो किसी चीज़ को ओरिजिन से प्रेडिक्ट करना आसान होता है ना। तो मैं थोड़ा सा मतलब टॉपिक से हट रहा हूँ, लेकिन ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मेरे दिमाग में बहुत आता था कि हमेशा चीज़ों को ओरिजिन पे क्यों रखा गया, क्यों रखा भाई, ओरिजिन पे कहीं और रख दो, आधा पौना इंच इधर उधर रख दो। तो एक्चुअली हमने ओरिजिन डिफाइन करना है, ये हमारे हाथ में ओरिजिन डिफाइन करना। तो ये ब्लॉक हम कहाँ रखना पसंद करेंगे, सबसे बेहतर जगह पर रखना पसंद करेंगे और वो क्या होता है, हाँ ओरिजिन। तो मान लेते हैं ये ब्लॉक जहाँ रखा है वो आपका बन गया ओरिजिन और यहाँ से अपने आप कोऑर्डिनेट एक्सेस को डिफाइन कर देते हैं। ये हो गया x और ये हो गया y, थोड़ा इधर उधर कर देते हैं, है ना, इस तरीके से। अब मान लेते हैं ये ब्लॉक किसी मास m का है ना। अब इस ब्लॉक पे मान लो मैंने एक फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, इस तरीके से, और ये मैंने जब इस पर फोर्स लगाया तो ऑब्वियस है ये ब्लॉक मूव कर गया होगा। क्या कर गया होगा, मूव कर गया होगा। तो मान लेते हैं ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो गया और यह है इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब इस सिचुएशन में अगर मैं इसको इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर s कह रहा हूँ तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस फोर्स की वजह से इस ब्लॉक पे कितना वर्क हुआ है। मेरा सवाल को सुनना, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं इस ब्लॉक पे, है ना, इस ब्लॉक पे अगर ये वाला फोर्स लगाता हूँ किसी एंगल थीटा पे, तो इस फोर्स की वजह से इस ब्लॉक पे कितना वर्क हुआ होगा। तो अब क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस ब्लॉक का, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस फोर्स की वजह से, तो ये सिर्फ इस फोर्स की वजह से नहीं है, इस फोर्स के किसी एक स्पेसिफिक कंपोनेंट की वजह से है। बात समझ में आ रही है ना। अगर ये फोर्स ऐसे करके लगा होता तो फिर वेक्टर वेक्टर जैसी कोई बात नहीं हो रही होती यहाँ पे, फिर तो ये नॉर्मल 1D होता। तो उस समय फिर वेक्टर की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। वेक्टर की जरूरत तभी पड़ती है जब काम x और y दोनों में हो रहा हो। अब क्योंकि ये फोर्स x में भी काम कर रहा है और y में भी काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ ये पूरा फोर्स इसको डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, सिर्फ इस फोर्स का कुछ कंपोनेंट ऐसा है जो इस ब्लॉक को डिस्प्लेस कर रहा है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस वाले फोर्स की वजह से, इस वाले फोर्स की वजह से
ये ब्लॉक कितना डिस्प्लेस होगा, है ना, या फिर यूं कहूं कि इस वाले फोर्स की जब ये फोर्स इस ब्लॉक में लगेगा तो इस ब्लॉक पे वर्क कितना हुआ होगा। तो एक्चुअली मैं इंटरेस्टेड हूं क्या जानने में, वर्क जानने में इंटरेस्टेड हूं। अब वर्क होगा क्या इस फोर्स की वजह से, तो ये फोर्स का ये वाला कंपोनेंट, इधर वाला कंपोनेंट, अब ये कंपोनेंट होगा कितने के बराबर, ये कंपोनेंट रहा होगा, हाँ कितना होगा, F cos थीटा। तो एक्चुअली इस ब्लॉक को मूव किसने कराया, इस फोर्स के इस कंपोनेंट ने मूव कराया। तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है इसके मोशन के लिए। तो मैं पूछूं वर्क कितना होगा, तो आपने शायद ये पढ़ा ही होगा क्लास 9th में। तो वर्क होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वहां पे ये कॉस वॉस की बातें इसलिए नहीं हुआ करती थी क्योंकि हम 2D हमने पढ़ा नहीं था, 2D के बारे में हम ज़्यादा जानते नहीं थे, वेक्टर्स के बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे, तो इसलिए इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं होती थी। हालांकि एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में क्लास 9th में दिया हुआ है ना, एक सिचुएशन दे रखी है जहाँ पे आपको बताया क्या, चलो छोड़ो वो कर, अब बीत गई वो बात गई, आओ नई एक शुरुआत करें। तो इस फोर्स का वो कंपोनेंट जो इस डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है F cos थीटा। अब इस F cos थीटा की वजह से यहाँ पे वर्क कितना हुआ होगा, तो वर्क होगा कितना, वो होगा फोर्स। अब फोर्स F नहीं आएगा क्योंकि ये पूरा फोर्स इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस डिस्प्लेसमेंट के लिए, सिर्फ इसका ये वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा F cos थीटा इंटू कितना, डिस्प्लेसमेंट, जो भी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। अब इसको लिखने का एक और तरीका मैंने आपको बताया था, कॉस को हटा दें और कॉस की जगह पे लगा दें डॉट, कॉस की जगह पे क्या लगा दें, डॉट लगा दें। अब क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, वी आर वेल अवेयर ऑफ इट, एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। और आपको पता होगा वर्क अपने आप में कैसी क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया गया तो हमें क्या मिल रहा है, एक स्केलर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, स्केलर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और अगर कोई स्केलर मिल जाए तो उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि फिजिक्स में डॉट प्रोडक्ट का क्या यूज़ है। तो बच्चों डॉट प्रोडक्ट का एक ही यूज़ है, दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया और एक स्केलर मिल गया, तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को हम क्या बोल लेते हैं, स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट बोल देते हैं, है ना। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया, यहाँ तक बात आपको समझ में आई। बच्चों डॉट प्रोडक्ट के ऊपर या स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर इससे ज़्यादा थ्योरी नहीं है ना, थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है। अब थोड़ी बहुत चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करूँगा, यहाँ तक नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। अब चलो इसको जरा थोड़ा जनरलाइज करते हैं, है ना। सीख तो लिया ही है, जैसे यहाँ पे ये ए है, ये बी है, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो मैंने आपसे कहा कि जो इनका डॉट प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा, है ना। अच्छा एक बात जरा बच्चों मैं आपसे पहले डिस्कस कर लेता हूँ। देखो ये मैंने ए का बी से डॉट लिया, अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, क्या होता अगर बी का डॉट ए से लिया जाता। तो बच्चों अगर बी का डॉट ए से लेना है तो फिर अब क्या सिचुएशन होगी, तो बस कुछ नहीं करना है, इस बार बी का एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप कर दो, है ना। दोनों डायग्राम इकट्ठे बना रहा हूँ, चलो मैं ना दोनों को अलग अलग कर देता हूँ। तो मान लेते हैं ये वही हमारा प्यारा बी और यही हमारा सुंदर ए। तो हमने ए डॉट बी तो देख ही लिया, अब सवाल है कि भैया बी डॉट ए कितना होगा। तो वही काम यहाँ करो, मान लेते हैं इनके बीच का एंगल है थीटा, तो यहाँ से मैंने फिर एक प्रोजेक्शन ड्रॉप किया या फिर एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप किया। अब मैं आपसे पूछूं ये चीज़ क्या होगी, तो ये थीटा, ये ए, ये बी और ये थीटा, तो ये चीज़ क्या रही होगी, तो ये है आपका बी कॉस थीटा। जहाँ थीटा वहाँ कॉस, तो जहाँ थीटा वहाँ आएगा बी का कंपोनेंट, दैट इज बी कॉस थीटा। अब देखो अब ये बी कॉस थीटा कहाँ काम कर रहा है, ए के डायरेक्शन में, मतलब इस बी का इम्पैक्ट ए के डायरेक्शन में कितना है, वो है बी कॉस थीटा। तो मैंने कहा कि इस बार बी डॉट ए कितना होगा, हम इंटरेस्टेड हैं बी डॉट ए जानने में। तो जब मैं बी डॉट ए करूँगा तो मुझे करना क्या होगा, मुझे इस बी का इम्पैक्ट देखना पड़ेगा ए के डायरेक्शन में कितना है बी कॉस थीटा के बराबर है। फिर मैंने क्या कहा, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये जिस डायरेक्शन में काम कर रहा है, जिस वेक्टर के डायरेक्शन में काम कर रहा है, ये वेक्टर ए के डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो उस वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से, है ना। तो अब जरा ध्यान से देखना, तो बी डॉट ए कितना आएगा, तो बच्चों बी डॉट ए कितना आएगा, बी को हटाया डॉट लगा दिया, है ना। या फिर अभी चलो छोड़ो, अभी ऐसे ही रहने दो। अगर आप इसको ध्यान से देखो, इन दो इक्वेशंस को आप अगर ध्यान से देखें तो बी डॉट ए बी कॉस थीटा इंटू ए आया, ये बी का मैग्नीट्यूड, ये ए का मैग्नीट्यूड, ये दोनों के बीच का एंगल थीटा और उसका ले रखा है कॉस। वहीं अगर मैं ए डॉट बी की बात करूं तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा। तो अगर आप इन दो इक्वेशन को देखो बच्चों, ये दो इक्वेशंस क्या हैं, सिमिलर हैं। क्या है, ये दो इक्वेशंस सिमिलर हैं। तो कहने का मतलब बच्चों यहाँ पे बड़ा सिंपल है
कि अगर मैं दो वेक्टर्स का डॉट लेता हूँ और मैं ए डॉट बी पूछूँ या फिर मैं बी डॉट ए पूछूँ, बच्चों ये दोनों बातें क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्या होंगी, इक्वल होंगी। यही है हमारा पॉइंट नंबर 1, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किन्हीं दो वेक्टर्स का, तो चाहे ए का डॉट बी से लिया जाए या बी का डॉट ए से लिया जाए, बात एक ही है। तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो यही मेरा पहला पॉइंट है, द डॉट प्रोडक्ट या फिर इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब आप जानते ही होंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो या इसको इससे मल्टीप्लाई करो, दोनों बातें क्या होंगी, एक ही होंगी। कुछ ऐसा हो गया भाई 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, एक ही रिजल्ट आएगा। वैसे ही बच्चों रिजल्ट एक ही आना भी था। क्यों आना था, क्योंकि ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये एक स्क्वायर क्वांटिटी देता है। तो इसका मतलब जैसा कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आ रहा है वही 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके भी रिजल्ट आएगा। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट विल फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, है ना। एक बात तो बच्चों ये हो गई। अब आते हैं एक बड़ी खास बात में, है ना, पॉइंट नंबर 2 बनाना इसको। तो इसको मिटाता हूँ। अब मैं आता हूँ पॉइंट नंबर 2 पे। आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग पॉइंट्स बनाते रहना। एट द एंड बड़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। तो अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है, उसके लिए फिर मैं इसको एक बार जनरल फॉर्म में लिखता हूँ। तो मैंने कहा ए डॉट बी, तो ए डॉट बी हमने देखा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा। अब इतना तो क्लियर है ना कि मैं आपसे ए डॉट बी बोलूँ या बी डॉट ए बोलूँ, दोनों बातें एक ही मानी जाएंगी। तो मैंने ये वाले को इस तरीके से लिख दिया। अब बच्चों यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, देखो ये ए का मैग्नीट्यूड है, ये बी का मैग्नीट्यूड है, तो इसके ऊपर तो बात ही नहीं होनी है क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी। तो ये तो आउट ऑफ द पिक्चर चले जाएंगे। हाँ, अब सारा खेल जो है बच्चों वो है थीटा का। अब आपको ये पता होगा कि अगर हम कॉस की बात करें, और कॉस एक ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री में कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, वहीं कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। और ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके इसका भी अभी यूज़ करेंगे हम। तो कॉस पहले में पॉजिटिव होता है और दूसरे में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ से 3 मतलब निकलते हैं, इनफैक्ट 4 मतलब निकलेंगे। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि थीटा क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए। बच्चों थीटा अगर लेस देन 0 हो जाएगा, सॉरी लेस देन 0 नहीं, गलती हो गई, माफ़ करना, थीटा क्या हो जाए, लेस देन 90 डिग्री हो जाए। अब अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री हो गया तो इसका मतलब ऑब्वियस है, मैं कौन से क्वाड्रेंट में बात कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि ये दोनों वेक्टर कुछ इस टाइप के रहे होंगे, ऐसे, एक वेक्टर ऐसा और दूसरा वेक्टर कुछ ऐसा रहा होगा, ये सिचुएशन रही होगी। तो इस सिचुएशन में थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। अब अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो उस सिचुएशन में कॉस होता है पॉजिटिव, और ये दो वैल्यूज तो अपने आप में पॉजिटिव होने ही वाली हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड है। तो इसका मतलब जो उस समय ए डॉट बी आएगा वो क्या आएगा, हाँ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब ये कन्फर्म्ड है, अगर थीटा लेस देन 90 तो इसका मतलब ए डॉट बी का जो भी प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब आपके दिमाग में आ ही गया होगा कि दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों, तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी कि थीटा क्या हो जाए, 90 से बड़ा हो जाए। अब अगर थीटा 90 से बड़ा हो जाता है, इसका मतलब अगर एक वेक्टर ऐसा होगा तो दूसरा वेक्टर और भी ऐसा कुछ ऐसा रहा होगा। मान लो ये ए है, ये बी है, तो इनके बीच का एंगल क्या हो चुका है, अब 90 से ज़्यादा हो चुका है। अब क्योंकि एंगल 90 से ज़्यादा हो चुका है, इसका मतलब हम पहुंच चुके हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। कॉस का नेगेटिव होने का मतलब सीधा सीधा ये है कि जो इस बार ए डॉट बी आएगा, ए डॉट बी आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई। तीसरी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी, तीसरी पॉसिबिलिटी ये है, क्या हो जा जब थीटा एग्जैक्टली कितना आ जाए, 90 डिग्री आ जाए। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है। हाँ, जब थीटा एग्जैक्टली 90 डिग्री आ जाए तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि अब आपका ए डॉट बी कितना आएगा। तो बस आपको याद आ गया होगा कि कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 कितना होता है, हाँ 0 होता है। कॉस 90 0 होने का मतलब ए डॉट बी कितना आएगा, 0 आएगा। बच्चों यहाँ से एक रिजल्ट और निकल के सामने आता है कि जब भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो हमेशा उनका डॉट कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, हाँ 0 होता है। तो इस चीज़ को याद रखना। अच्छा, एक केस मैं आपसे और डिस्कस करता हूँ, 2 केस करूँगा इनफैक्ट। अगर थीटा क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, है ना, अगर थीटा कितना हो जाए, 0, तो बच्चों अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो सीधी सी बात है, मतलब ए और बी एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल रहे होंगे। तो उस समय मैं कह सकता हूँ जो रिजल्ट मैं निकालूंगा यहाँ पे वो ये होगा कि वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। भाई ऑब्वियस है,
दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे होंगे कुछ इस तरीके से, ए भी यहाँ है और बी भी इधर की तरफ का, तभी तो इनके बीच का एंगल कितना हुआ 0 डिग्री। तो जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाए तो समझ जाना वो दो वेक्टर्स क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब अगली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी बच्चों यहाँ पे और है, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है जब थीटा कितना हो जाए 180 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए 180 डिग्री। इसका मतलब ए इधर तो बी उधर, ए उधर तो बी इधर की तरफ को, तो ऑब्वियस है उस समय ए डॉट बी जो भी होगा, लेकिन ये तो कंफर्म्ड है कि ए क्या होगा, एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर के होगा। क्या होगा, एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर के होगा। अब ये पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे वो आपको इन दो बातों से पता लग ही गया होगा। जब 0 है तो ए डॉट भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, वहीं अगर 180 डिग्री है तो ए डॉट भी नेगेटिव आएगा। खैर हम इसको डिस्कस कर ही चुके हैं। जब भी आप डॉट प्रोडक्ट पढ़ें तो आपको इतनी बातें बच्चों बहुत क्लियर कट होनी चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको क्या बताया कि दो वेक्टर्स का डॉट जब भी आप लेते हो तो वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहे होते हैं, ए डॉट बी जितना आएगा उतना ही बी डॉट ए भी आएगा। दूसरी बात, जब मैं ए डॉट बी निकालता हूँ तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा होता है। इसका मतलब जो सारा खेल छुपा हुआ है वो थीटा में छुपा हुआ है, क्योंकि ये दोनों तो पॉजिटिव ही होंगे। अब थीटा की इतनी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो सकती हैं, थीटा लेस देन 90 हो सकता है, ग्रेटर देन 90, एग्जैक्टली 90, 0 और 180 डिग्री के बराबर हो सकता है ना। तो ये मेरा पॉइंट नंबर या इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर 2 बन गया। अब आओ आगे कुछ और बातें करते हैं। बच्चों अगले पॉइंट पे आते हैं, ये मेरे ख्याल से पॉइंट नंबर 3 होगा आपका, आप अपने अकॉर्डिंग इसको नोट करते रहना। बच्चों पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, देखो पॉइंट नंबर 3 कहता है मान लो कोई एक वेक्टर ए है और मैं इसका डॉट इससे ही ले रहा हूँ, है ना, ये सेल्फ डॉट है तो ए का डॉट ए से ही लिया जा रहा है। ये भी एक सिचुएशन आपको कभी ना कभी मिलेगी। तो इसमें सोचना क्या है, भाई सोचना कुछ नहीं है, ये रिजल्ट कितने के बराबर आएगा, ए स्क्वायर के बराबर आएगा। ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसलिए हुआ, आ जाओ साइड में। तो ए का डॉट ए से ले रहे थे, अब हमें फॉर्मूला तो पता ही है, जब भी हम इस तरीके से ए का डॉट ए से लेते हैं या फिर ए का डॉट बी से लेते हैं या जो भी करते हैं, यहाँ पे आता हुआ रिजल्ट कितना है, ए का मैग्नीट्यूड, इस बार इस ए का मैग्नीट्यूड और इस ए का भी मैग्नीट्यूड ही आ रहा है। अब सवाल ये है कि थीटा कितना होगा। अब क्योंकि ये दो वेक्टर्स हैं, ये दो वेक्टर्स नहीं है, ये एक ही वेक्टर का उसी के संग डॉट लिया जा रहा है। अब जब आप एक वेक्टर का उसी के संग डॉट लोगे तो ऑब्वियस है अगर ए ये है तो दूसरा ए भी तो यही है ना, तो फिर थीटा कितना हो जाएगा, हाँ 0 डिग्री हो जाएगा। और कॉस 0 डिग्री तो दुनिया जानती है कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब ये तो हो गया 1, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर 3। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। बच्चों पॉइंट नंबर 4 ये एक्सेप्शनली इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शनली इंपॉर्टेंट, ये बहुत बहुत ज़्यादा काम की बात है। अब पॉइंट नंबर 4 को समझाने के लिए हम एक काम करते हैं, हम दोबारा से अपने जरा एक्सेस डिफाइन करते हैं। ये x, ये y और यहाँ कहीं z है ना, ये z मैंने आपको बार बार बता रखा कि ये वाली लाइन मुझे ज़रा ये वाली लाइन बनानी आती नहीं है ना, तो मैं ये वाली लाइन को ऐसे करके दिखाता हूँ। ये हो गई आपकी z एक्सेस। अब आपको मैंने इनिशियल वेक्टर की क्लासेस में बताया था कि जो x डायरेक्शन है इसको एक वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर i। वहीं y डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम एक वेक्टर का यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं हम यूनिट वेक्टर j कैप। वहीं इस z डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं यूनिट वेक्टर k कैप को। और कंबाइंडली इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अब बच्चों जब हम इन यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो देखो क्या आएगा, देखो अब दो सिचुएशन आएंगे इसमें पहला केस ये है कि अगर मैं i का डॉट i से ही लूँ, है ना, या फिर मैं j का डॉट j से ही लूँ, या फिर मैं k का डॉट k से ही लूँ। तो इन सभी सिचुएशन में देखो ये सेल्फ डॉट है, ये इसका डॉट इसी से आ रहा है, i का डॉट i से, j का डॉट j से, k का डॉट k से आ रहा है। तो बच्चों रिजल्ट क्या आएगा, इसका दिस इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा। बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स हैं, इनका मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है। तो इसका मतलब जो ये रिजल्ट आएगा वो हमेशा कितने के बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, इसको ध्यान से देखो। फिर i का डॉट i से लिया या j का डॉट j से लिया या k का डॉट k से लिया, ये हमेशा रिजल्ट कितने के बराबर आएगा, 1 के बराबर। अब अगर कुछ सोचना है कि ऐसा हुआ क्यों, देखो ये i है और ये भी i है, ये कुछ इस किस्म का ही तो केस है। तो अगर ये i का डॉट i से लिया जा रहा है, जैसे a का डॉट a से लिया तो a स्क्वायर आया, तो i का डॉट i से लेंगे तो कितना आएगा, i का स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा, मतलब i के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब i है क्या, यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब i डॉट i कितना आ जाएगा, 1। उसी तरीके से j डॉट j, उसी तरीके से k डॉट k। एक काम की बात तो ये हो गई। अब आते हैं दूसरे काम की बात।
दूसरे काम की बात और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब क्या होगा जब मैं क्या करूँगा, मैं i का डॉट j से ले लूँ या फिर j का डॉट k से ले लूँ और k का डॉट i से ले लूँ, है ना, या फिर i का डॉट k से ले लूँ। अब i का डॉट j से, j का डॉट k से, k का डॉट k i से। तो बच्चों अगर आप देखो तो यहाँ पे i का डॉट j से लिया जा रहा है। आप किसी को भी एक को पकड़ लो, तब आप i का डॉट j से लोगे तो फॉर्मूला तो वही है, i का मैग्नीट्यूड इंटू j का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा। अब क्योंकि i का डॉट j से लिया रहा है तो थीटा कितना हो जाएगा, हाँ 90 हो जाएगा, और थीटा 90 होते ही डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसका मतलब इस सिचुएशन में जब भी आप i का डॉट j से, j का डॉट k से, k का डॉट i से लोगे तो ये रिजल्ट हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। बच्चों ये दो बातें बहुत काम की हैं। जब आप स्केलर प्रोडक्ट के क्वेश्चंस करोगे ना, वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होगी है ना। खैर आप समझ ही गए होगे, पॉइंट नंबर 4 मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अच्छा अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। बच्चों पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, देखो पॉइंट नंबर 5 कहता है कि जब भी आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना हो, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो मेरे कहने पे या मेरे पे एक विश्वास करके एक बात याद रख लें कि जब भी दो वेक्टर्स का एंगल निकालें तो हमेशा क्या यूज़ करें, डॉट प्रोडक्ट यूज़ करें। क्रॉस प्रोडक्ट का भी एक ऑप्शन होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में एक प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा चुका हूँगा, तो वहाँ मैं आपसे डिस्कस करूँगा, नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। तो जब भी आप दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालें तो फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ऑलवेज यूज डॉट प्रोडक्ट। क्या यूज़ करें, हमेशा डॉट प्रोडक्ट यूज़ करें। कैसे करना है वो आपको दिख ही रहा होगा या अभी थोड़ी देर में दिख ही जाएगा, उसकी बात हम एक क्वेश्चन में अभी करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा हो गया पॉइंट नंबर 5। अब आते हैं अपने पॉइंट नंबर 6 में। जरा एक बार स्क्रीन को चेक कर लेते हैं। हाँ बहुत अच्छा, 6 पॉइंट भी आपको दिख ही जाएगा। 6 पॉइंट क्या कहता है बच्चों, देखो ये 6 पॉइंट एक्चुअली कुछ कहता वैसा कुछ नहीं है, एक जनरल कंडीशन है, वो मैं आपको जरा बता रहा हूँ। मैं आपसे ऐसा कह रहा हूँ, अगर आपको दो वेक्टर्स ए और बी दे रखे हैं और अगर आप उन दो वेक्टर्स का सम करो और फिर उनका क्या निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो, और उन्हीं दो वेक्टर्स का आप डिफरेंस लो और फिर उनका क्या निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो, है ना। तो इस सिचुएशन में अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो डेफिनेटली ए और बी क्या रहे होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहे होंगे। अब इसको प्रूफ करना बहुत आसान है, इसको आप एक बार खुद कोशिश करना। आपको अपने, वैसे मैंने ये एडिशन में आपको ये चीज़ कराई भी थी, हाँ ये एडिशन ऑफ वेक्टर्स में ये चीज़ हमने डिस्कस करी हुई है, तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे रिपीट कर दिया। तो जब भी आपको a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड अगर आपको दिया हो और ये इक्वल हो तो इसका मतलब एक ही होता है कि a और b क्या रहे होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहे होंगे। ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर 6। अब आते हैं अपने पॉइंट नंबर 7 पे। तो देखो पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है आपसे। तो बच्चों पॉइंट नंबर 7 ये कहता है कि अगर मेरे पास क्या है, दो वेक्टर्स हैं a और b। इफ दो वेक्टर्स हैं a और b और मैं क्या कर रहा हूं, उन दो वेक्टर्स का सम कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ क्या कर रहा हूं, सम कर रहा हूं, और उसी तरीके से उन दो वेक्टर्स का डिफरेंस ले रहा हूं। तो यहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो a प्लस बी करा मतलब मुझे एक वेक्टर मिला, a माइनस बी करा और मुझे फिर एक वेक्टर मिला, और फिर मैंने इन दोनों का क्या कर दिया, डॉट ले लिया। अब इस बात को मैं आपको वैसे तो प्रूफ नहीं करूंगा, बस हवा में ज़रा प्रूफ करके दिखाता हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मान लो ये एक वेक्टर a है और ये एक वेक्टर b है ना। अब इनके बीच का मान लेते हैं ये कोई एंगल थीटा है। अब बच्चों इतना तो आपको पता ही होगा, अगर ये वेक्टर b है तो ये चीज़ क्या बनेगी, हाँ ये चीज़ बनेगी माइनस ऑफ b वेक्टर बनेगी ना। और समय जो ये वाला एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही 180 माइनस थीटा के बराबर। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ जरा देखना, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर मैं a प्लस बी करता हूँ, मतलब वेक्टर a प्लस बी करता हूँ। अब बच्चों जब हम वेक्टर a प्लस बी करते हैं तो आपको पता होगा हमें मिलता है एक रिजल्टेंट, और क्योंकि मैं वेक्टर a प्लस बी सिर्फ वेक्टर की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये जो रिजल्टेंट होगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, है ना। अब उसी तरीके से अगर मैं a माइनस बी करूँ, सिर्फ इसको देखो a माइनस बी करूँ, तो जब a माइनस बी करूँगा तो उस सिचुएशन में, इसको जरा हटा देता हूँ, तो उस सिचुएशन में मुझे फिर इन दोनों का एक रिजल्टेंट मिलेगा और वो रिजल्टेंट कुछ ऐसा रहा होगा।
अब इसको मैं आर डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? आर डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ए प्लस बी तो आर आया, उसी तरीके से जो ए माइनस बी आया वो क्या आया? आर डैश आया। क्या आया? आर डैश आया। अब इस सिचुएशन में अब मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट ले लूं, अगर मैं इसका और इसका क्या ले लूं? डॉट प्रोडक्ट ले लूं, तो उस सिचुएशन में ये डॉट प्रोडक्ट कितने के बराबर आएगा? बिल्कुल सही सोचा, कितने के बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। वैसे सिचुएशन ऐसी नहीं, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अगर ए डॉट बी और ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी करते हैं और वो 0 हो जाता है ना। अब आप मान लो कि ये 0 हो रहा है, तो कंडीशन ऐसी लिखी है कि इफ ए प्लस बी का डॉट ए माइनस बी के ए प्लस बी का डॉट ले रखा है ए माइनस बी से, और मैं कह रहा हूँ ये रिजल्ट कितना हो गया है? 0 हो गया है। तो अगर ऐसा हो जाए तो इसका मतलब कंफर्म्ड है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या रहे होंगे? परपेंडिकुलर रहे होंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ए और बी दोनों एक दूसरे के क्या हों? हाँ, इक्वल हों। जब दोनों वेक्टर क्या होंगे? इक्वल होंगे, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। थोड़ा सा अगर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन याद आया होगा ना, तो ये बात बहुत आराम से आपके दिमाग में फिट हो गई होगी। हालांकि मैं इसको मैथमेटिकली भी अभी प्रूफ करूंगा। तो ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी अगर 0 है तो उस सिचुएशन में ए और बी दोनों वेक्टर्स क्या होते हैं? इक्वल होता है। ऐसा होना भी चाहिए था, तभी ये कंडीशन क्या होगी? जस्टिफाई होगी। खैर, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये हुआ कैसे, तो मैं इसको एक बार ज़रा तरीके से प्रूफ करके आपको दिखाता हूँ, है ना। ये प्रूफ मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आगे जाके इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलेंगे बुक्स में अपनी। तो अब कैसे करके इसको प्रूफ करेंगे, आओ देखो, आओ इसका प्रूफ देखें। तो मुझे दे रखा है ए प्लस बी और इसका डॉट लेना है ए माइनस बी से। बच्चों, ये प्रूफ कराने का पीछे ना रीज़न ये है कि मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि डॉट प्रोडक्ट लगाते कैसे है ना। तो पता तो होना चाहिए ना कैसे करके लगाएंगे इस सिचुएशन में। तो अब करना क्या है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखना ये डॉट प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले ए का डॉट आएगा ए से। और आपको पता ही है कि जब ए का डॉट ए से लिया जाता है वो कितना होता है? बिल्कुल सही, वो होता है ए स्क्वायर के बराबर। पॉइंट नंबर 3 से हमने ये बात सीखी थी। अब बारी आती है ए का डॉट बी से लेने की, तो ये माइनस के साथ आएगा, तो ये माइनस ए का डॉट बी से। यहाँ तक भी आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बारी आती है बी की, तो बी का डॉट लेते हैं बी से। तो बी का डॉट अगर बी से लेंगे माइनस के साथ आएगा, क्योंकि बी का बी से ही डॉट लिया जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब बारी आती है बी का डॉट ए से लेने की, तो ये आएगा प्लस बी डॉट ए के बराबर, है ना। अब देखो क्या हो सकता है, अब ध्यान से देखो। अब इस रिजल्ट में आपको पता है ए डॉट बी जो होता है वही बी डॉट ए बी होता है, मतलब ये दोनों चीज़ें क्या हैं? एक ही हैं। अब क्योंकि ये दोनों चीज़ें सेम है, हो गई कैंसिल आउट, तो फाइनली मुझे मिला क्या? मुझे मिला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों ये तो मैंने सिर्फ क्या निकाल रखा है? इन दोनों का डॉट निकाल रखा है। अब मैंने आपसे कहा कि अगर ये आइटम कह दिए, अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाए? 0 हो जाए, तो अब ये अगर 0 होता है तो इसका मतलब क्या रहा होगा? इसका मतलब रहा होगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितने के बराबर? बी स्क्वायर के बराबर। और इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ए और बी क्या रहे होंगे? इक्वल रहे होंगे। बस यही मुझे आपको समझाना था। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल रहे होंगे। तो उम्मीद है आपको पॉइंट नंबर 7 भी क्लियर हो गया होगा। चलो अब बढ़ते हैं आगे, और अब बारी आ गई है क्वेश्चंस को डिस्कस करने की। आओ तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन को वही रहेगा तरीका पहले बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस, ताकि थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट और क्लैरिफाई हो जाए, और थोड़ा फिर डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाएंगे। हालांकि स्पेसिफिकली डॉट प्रोडक्ट पे ऐसा कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन या बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं आता है। स्कूल लेवल पे हाँ छोटे मोटे क्वेश्चन इस टाइप के बन जाते हैं ना। डायरेक्टली सिंपली डॉट प्रोडक्ट के ऊपर नीट या जेईई एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बन सकता है ना। तो इसमें बढ़िया क्वेश्चन तभी आते हैं जब हम वेक्टर्स का सारा जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो जब पढ़ लेते हैं, उसके बाद जाके इसमें अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। खैर, वो बातें इसके बाद के लेक्चर में होगी। तो फिलहाल के लिए हम जरा आसान से क्वेश्चन पहले जरा डॉट प्रोडक्ट के ऊपर निकालते हैं, ताकि डॉट प्रोडक्ट को और ज़्यादा तमीज़ से या और ज़्यादा ढंग से हम सीख पाएँ। तो जो पहला क्वेश्चन मेरा है, मुझे 2 वेक्टर्स दे रखे हैं। एक दे रखा है ए, वो दे रखा है 3i प्लस 2j माइनस 4 के। बच्चों जरा ध्यान देना, मेरा i और j दोनों ही एक होता है। मैं इन दोनों को सेम ही मानता था बचपन में ना, तो फिर वही हैबिट पड़ गई i और j को सेम लिखने की। तो आप ऐसा मत करना, ये मेरी गलती थी, मैं अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इस गलती को मत पालना। i अलग होता है और j अलग होता है। बचपन में पता नहीं मेरे संग क्या हुआ था,
मुझे आई और जे इकट्ठे एक जैसा लगता था। तब आते हैं वेक्टर बी पे। वेक्टर बी कहता है 2i माइनस 3j माइनस 6k। और आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा? हाँ, आपसे पूछा जाएगा फाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। फाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। मुझे ए और बी का डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे निकालना है। तो क्वेश्चन तो वैसे तो बच्चों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन जो पहली बार कर रहा है उसको ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब अगर मैं ए डॉट बी करता हूँ तो क्या होगा? तो ये है ए, ये है बी, है ना। अब मुझे इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो पहले लिखा ए 3i, या पहले बी लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस 2j माइनस 4k। ये ए की कहानी। और बी की कहानी क्या है? 2i माइनस 3j माइनस 6k। अब कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि सर ए डॉट बी तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा आ जाता है, अब ऐसा क्यों लग दिया, है ना, चीटिंग कर दी हमारे साथ। बस चीटिंग नहीं कर रखे। देखो ये वेक्टर है और यहाँ पे भी इसको वेक्टरली रिप्रेजेंट कर रखा है। तो यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे थीटा फीटा की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली आपका वेक्टर डिफाइंड है। ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है ना। तो सिंपली आप इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे थीटा की हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हमने इस चीज़ को डायरेक्टली वेक्टरली रिप्रेजेंट कर रखा है। वहाँ जो हमने लिखा था ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल थीटा। यहाँ पे हम वो बातें नहीं कर रहे। अगर हम करेंगे भी तो ये हमारे किसी काम की नहीं होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे थीटा नहीं पता, मुझे डायरेक्टली सिर्फ डॉट प्रोडक्ट से मतलब है। तो वेक्टर रिप्रेजेंट जब होती है तो फिर आप डायरेक्टली इसको इस तरीके से मैंशन करोगे, ठीक है। ये हो गई पहली बात। अब मुझे इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, डॉट लेना है। अब देखो बच्चों ध्यान देना, और बहुत ईजी होता है, बहुत जल्दी आप कर सकते हो। इनफैक्ट इतनी फॉर्मेलिटी करने की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देख के सीधे सीधे आप आंसर बता दोगे, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो हाल फिलहाल क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो पूरी इज्जत के साथ इसको करेंगे ना। अब ये 3i है। अब आपने 9th 10th 11th या 9th 10th में सीखा होगा, जब इस किस्म के टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा। अब हमने सीखा क्या है? हमने सीखा है कि जब i का डॉट i से आता है या j का डॉट j से आता है ना, या फिर k का डॉट k से आता है, तो ये चीज़ें सारी की सारी कितने के बराबर होती हैं? हाँ, 1 के बराबर होती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक पॉइंट में इसको सीखा था। वहीं जब i का डॉट j से लिया जाए या j का डॉट k से लिया जाए या k का डॉट i से लिया जाए तो ये रिजल्ट कितना होता है? 0 होता है। बस इस बात को हमें यहाँ पे याद रखना चाहिए। अब इसी बात को याद रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। देखो ये 3i है, इसका डॉट अगर मैं i वाले से लूँ तो ये तो रिजल्ट देगा, और रिजल्ट कितने के बराबर आएगा? 6। अब i का डॉट अगर i से लोगे तो वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। लिखने की ज़रूरत ही नहीं है ना, फालतू का काम है। तो बस याद होना चाहिए कि i का डॉट i से कितना होता है? 1 होता है। और 3 × 2 कितना हो गया? 6 हो गया। बस i का वाला का काम खत्म। अब अगर मैं i का डॉट j से लूँ या i का डॉट k से लूँ, बताओ रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि i का डॉट सिर्फ i से ही पॉसिबल है। i का डॉट j से कितना होता है? 0 होता है, क्योंकि एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं। तो इसका मतलब जो i का डॉट बनेगा वो सिर्फ i से बनेगा। कितना आया? 6। उसी तरीके से बच्चों j का डॉट सिर्फ किससे बनेगा? वेरी गुड, j से बनेगा। कितना आएगा? -6 आएगा। उसी तरीके से k का डॉट सिर्फ किससे आ सकता है? k से आ सकता है, बाकी सबसे 0 होगा। बताओ कितना आ जाएगा? +24 आ जाएगा। बताओ बात समझ में आई ना? ठीक है, अगर ध्यान से लेक्चर देखोगे तो समझ में आ गया होगा। तो ये तो हट गया। तो फाइनली इसका रिजल्ट कितना आया? 24 के बराबर आया, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। और अब बढ़ते हैं आगे की तरफ को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तब तक आप उसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखो सेकंड क्वेश्चन, आपको ना एक वेक्टर ए दे रखा है, ये दे रखा है i + j + k। ये आपको एक वेक्टर ए दे रखा है, और वेक्टर बी दे रखा है -2i -2j और -2k। क्या अल्टीमेट क्वेश्चन लिया है देखो मैंने ना, कितना अच्छा सा क्वेश्चन है देखो। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गया यार, एक चीज़ छोटी सी बताई थी आपको, मैं भूल गया, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, है ना। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है उसको छोड़ो। मान लो मुझे सिर्फ ए डॉट भी निकालना होता, मान लो बस ऐसे ही है। तो मैं एक चीज़ मैं कह रहा था ना, जल्दी से कैसे सॉल्व करते हैं। देखो ए डॉट भी सॉल्व करने का तरीका क्या है? मैंने क्या बताया था? ए को बी से डॉट लेना है, तो ये वेक्टर लिखा इंटू ये वेक्टर लिखा। इतना फालतू काम करने का टाइम नहीं है ना आपके पास, आप बहुत बिजी लोग हो, है ना। मोबाइल यूज़ करना होता है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा। तो खैर चलो छोड़ो। अब अगर मैं ए का डॉट बी से लूँ तो बच्चों डायरेक्टली कैसे करोगे? तो हमें पता है आई का डॉट सिर्फ आई से आता है, तो इसका कोफिशिएंट 1, इसको सीधे -2 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा?
-2। जे का डॉट सिर्फ जे से आएगा, ये 1 है, ये -2, मल्टीप्लाई करो कितना आया -2। के का डॉट सिर्फ के से आएगा, मल्टीप्लाई करो कितना आया -2 आया, दोनों का ऐड कर दो कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -6। तो ये आपका रिजल्ट आ गया है ना। तो इस तरीके से आप फटाफट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, बार बार ए लिखा फिर बी लिखा फिर दोनों सबको मल्टीप्लाई किया, ये किया वो किया, लाना फलाना ढिमकाना, अरे किसके पास फालतू टाइम है यार, अपन टाइम खोटी नहीं करता है ना। और अब बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कहा था ये मैं आपको बताऊं, आपसे कह रहा है एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है और आपने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, अब ए और बी के बीच का एंगल निकालना। बच्चों अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो पहले मैंने आपको बताई थी, जब भी दो वेक्टर के बीच एंगल निकालना हो या जब भी दो वेक्टर के बीच के एंगल के बारे में कुछ बातें हो रही हो तो फटाक से याद कर लेना क्या, कॉस या फिर डॉट प्रोडक्ट है ना, क्या याद कर लेना कॉस, ओहो क्या याद कर लेना डॉट याद कर लेना। तो अब मुझे पता है कि ए डॉट बी होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा। अब ये आपको थीटा नहीं है निकालना है, तो उसको बना दें सब्जेक्ट और बाकी सारे को इधर कर दें। तो ये है ए डॉट बी और नीचे है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, है ना सेट। अब इसको देखो बच्चों फटाक से करेंगे, फटाक से कैसे करते हैं। अच्छा उससे पहले हो ही जाएगा इजीली, तो मतलब मुझे इसका ए डॉट बी तो करना ही है, वैसे ए डॉट बी अभी आप करके हटे हो। हाँ देखो ए डॉट बी कितना आया था, फिर कर लेते हैं इसको, इसका आई का डॉट सिर्फ आई से आया कितना आया -2, जे का डॉट सिर्फ जे से आया कितना आया -2, के का डॉट सिर्फ के से आ सकता है कितना आएगा -2। ये तो हो गया ए डॉट बी का काम खत्म, है ना। अब आते हैं डिनोमिनेटर के ऊपर, यहाँ लिखा है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। आपको याद आया होगा ए का मैग्नीट्यूड कितना होता था, है ना। तो ये वेक्टर है तो इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो क्या था, हाँ इसके x कंपोनेंट का स्क्वायर, x कंपोनेंट कितना है 1, इसके y कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट भी कितना है 1, इसके इसके z कंपोनेंट का स्क्वायर वो भी कितना है 1। ये आ गया a का मैग्नीट्यूड, इसको हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, इनटू कितना इस b का कंपोनेंट, इस b का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसके x कंपोनेंट का स्क्वायर। अब माइनस लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ओवरऑल हमें इसका स्क्वायर ही करना है, पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, प्लस इसका स्क्वायर फिर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, बस इतना ही करना होता है। अब इसको सॉल्व करो, मेरे पास का आंसर है। तो ये बच्चों चलो मैं सॉल्व करता हूँ, तुमको हो गया चीटिंग करके लिख देता है। तो ऊपर आया -6, नीचे देख लो कितना आएगा 1 + 1 + 1 दैट इज इक्वल टू कितने के बराबर 3 के बराबर। ये हो गया √3 इनटू ये हो गया 2 स्क्वायर 4 4 4 8 और 4 12, तो ये हो गया √12, है ना। अब इसको सॉल्व करते हो तो ऊपर तो -6 ऐसे ही रहा, नीचे का अगर आप शक्ल देखो तो ये √36 बन जाएगा। और √36 मेरे ख्याल से आजकल कितने के बराबर होता है 6 के बराबर। ये कैंसिल आउट तो मुझे क्या मिल गया -1 मिल गया। अब इससे एक बात और सीखने को मिल गई कि इस सिचुएशन में अगर मैं ए और बी के बीच का एंगल निकालना चाहूँ तो कॉस ऑफ एंगल थीटा कितना आया है, यहाँ कर देते हैं अलग से। तो यहाँ पे जो कॉस ऑफ एंगल थीटा आया है वो कितना आ गया -1 के बराबर आ गया। अब तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। बताओ कॉस की वैल्यू कब -1 होती है, तो यहाँ पे सिर्फ 0 से लेके 180 तक के एंगल के ऊपर बातें होती हैं। तो बताओ कॉस की वैल्यू -1 कब होती है, हाँ जब थीटा कितना रहा हो 180 डिग्री रहा हो। उम्मीद है आपको याद आ गया होगा। इस सिचुएशन में ए और बी एक दूसरे के क्या होंगे, एंटी पैरेलल रहे होंगे। अब बच्चों एक छोटा सा खेल और खेलते हैं, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। अब इस खेल को जरा पिछली क्लास से आज कंटिन्यू करते हैं ना, बस ऐसे ही मज़ा आता है इन चीज़ों को करने में। ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था। अच्छा जरा बी वेक्टर की शक्ल देखो तो एक बार ध्यान से, बी वेक्टर की शक्ल देखना। तुम्हें -2 कॉमन नजर आ रहा होगा। बताओ अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है i + j + k। इसका मतलब ये हुआ, ये इतना मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, मैं सीधे बता सकता इसका आंसर कितना आ रहा है 180 डिग्री आएगा। क्यों, देखो ये b और b को लिखने का एक तरीका, ये -2 कॉमन लेके। अब जरा ध्यान से देखो -2 और ये पूरा चीज़ कितने के बराबर है, ये कुछ नहीं है, ये वेक्टर a के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ जो रिजल्ट आया वो ऐसा आ गया, b वेक्टर इज इक्वल टू कितने के बराबर -2 टाइम्स ऑफ a के बराबर। अब याद करो, इसलिए पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था अगर कोई वेक्टर, अगर दो वेक्टर्स इस तरीके से लिखे जाते हैं और इसको मैंने k से रिप्रेजेंट किया था, इसके की मैंने 3 पॉसिबिलिटीज बताई थी आपको। ये k पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, +1 हो सकता है और -1 हो सकता है। अब क्योंकि ये जो कांस्टेंट है या ये जो स्केलर है ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के क्या रहे होंगे,
एंटी पैरेलल रहे होंगे। इसका मतलब इनके बीच का एंगल कितना रहा होगा, 180 डिग्री रहा होगा। बच्चों ये बात आपको तभी समझ में आएगी जब आपने पिछला लेक्चर देखा होगा, ये मैंने आपको उस लेक्चर के एंड में बताया था बिल्कुल। खैर ये एक मुद्दे की बात हो गई, लेकिन जो इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो मुद्दा था वो था इनके बीच का एंगल निकाल। तो एंगल कैसे निकाला, कॉस ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू कितने के बराबर, ए डॉट बी ओवर ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, और ये बात अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो ये बात भी आपको याद आ गई होगी। हालांकि ये चीज़ हमेशा नहीं होगी, ये चीज़ यहाँ पे हो गई इत्तेफाक से, तो मैंने डिस्कस कर दिया ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आओ चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आपको एक वेक्टर दे रखा है ए। अच्छा हमेशा ए वेक्टर और बी वेक्टर क्यों दिए होते हैं, अरे कुछ भी ले लो, आपकी इच्छा है, जो अच्छा लगे ले लो। आई प्लस 2j प्लस 3k, ये आपको एक वेक्टर दे रखा है ए, है ना। और एक वेक्टर बी डिफाइंड है कुछ इस तरीके से, बी दे रखा है 2y माइनस जे, ओहो देखो आई को जे बना दिया, 2y माइनस जे, ये दो वेक्टर्स आपको दे रखे हैं। अच्छा कभी कोई सोचे कि यहाँ पे k नहीं है, ऐसा क्यों है, तो बच्चों k को मान लो ना, आप ऐसे मान लो प्लस 0 ऑफ k मान लो, ऐसे करके ना, ऐसा मान लो तो कोई दिक्कत नहीं है। आई जैसा दे रखा है वैसा मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है उसके ऊपर फोकस करते हैं। ये कहता है कि प्रूफ दैट ए इज परपेंडिकुलर टू बी, मतलब ए क्या है, वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है। अब तो बच्चों क्या करना चाहिए, देखो परपेंडिकुलर मतलब तो आप जानते ही हो ना कि परपेंडिकुलर मतलब क्या है, 90 डिग्री, मतलब ए और बी के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। मतलब देखा जाए तो यहाँ भी किसकी बातें हो रही है, एंगल की बात हो रही है। और जब भी दो वेक्टर्स के लिए एंगल की बात होती है ना, एक ही चीज़ आ जाती है, वो आती है डॉट प्रोडक्ट। अब क्योंकि मुझे प्रूफ करना है कि ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है, मुझे याद आया होगा डॉट प्रोडक्ट, और अगर मैं इध ए और बी का डॉट लूँ तो कन्फर्म है ये डॉट कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में मुझे ये कंडीशन दे रखी है। बस आगे आप जानते ही हो, मुझे क्या करना पड़ेगा, ए डॉट बी लेना पड़ेगा और थीटा को यहाँ पे इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अब थीटा को इन्वॉल्व करने का मतलब मुझे इसको सॉल्व करना है और थीटा को यहाँ पे कितना प्रूफ करना है कि थीटा 90 डिग्री प्रूफ करना है। एक तरीका तो ये हो गया, और एक तरीका बच्चों आसान तरीका ये है कि आप ए लें और बी लिखें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें और वो रिजल्ट कितने के बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। तो बस यही करते हैं। तो ये है ए है आपका, अच्छा क्यों करें इतना, हम तो शॉर्टकट मारेंगे। तो ए है आपका ये, बी है आपका ये, तो ए का डॉट बी से लेना है ना, ए का डॉट बी से लेना है और वो 0 के बराबर आना चाहिए, ये चीज़ मुझे प्रूफ करनी है। तो अब ए का डॉट अगर बी से लें तो आई का डॉट सिर्फ आई से आएगा, बताओ कितना आएगा रिजल्ट, वेरी गुड 2 के बराबर। जे का डॉट सिर्फ जे से आएगा, कितना आएगा, -2। के का डॉट के से आएगा, अब नहीं है तो वो बाई डिफॉल्ट कितना है, 0 के है, ऐसा है। 0 केल्विन मत मान लेना, मैंने अभी कल फिजिक्स में पढ़ाया था ऐसा, बच्चा कंफ्यूज हो गया। तो इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा रिजल्ट कितना आएगा, 0 आएगा। हटाओ, बताओ 2 को 2 से माइनस करके देखो कितना आएगा, थोड़ा टफ कैलकुलेशन है, कितना आएगा, 0 के बराबर। तो बस प्रूफ हो गया कि ए डॉट बी कितने के बराबर है, 0 के बराबर। तो इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा किस पे, इनके जनजीवन पे। इसका मतलब ए और बी क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहे होंगे। ये हो गया इसका एक सिंपल सा प्रूफ। अब आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ऊपर डिस्कशन करते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो आपको दो वेक्टर, फिर वही वेक्टर, फिर वही ए दे रखा है 2y प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ के, सॉरी यार मैं क्या बताऊँ ना, मतलब क्या हो जाता है ना, ये चलिए सुबह सुबह का टाइम है ना, ये सुबह सुबह के टाइम में थोड़ी भूख वूख लगनी शुरू हो जाती है, प्लस के। तो ए दे रखा है 2y प्लस लैम्डा जे प्लस के, और बी वेक्टर दे रखा है 4i माइनस 2j और माइनस 2k। ये दो वेक्टर्स आपको डिफाइंड है। आपसे कहता क्या है, देखो लैम्डा यहाँ पे बच्चों अननोन है, बस आपने वही निकालना है लैम्डा, लेकिन लैम्डा निकालने के लिए आपको कुछ कंडीशन दी होनी जरूरी है। जैसे आपसे यहाँ कह रहा है कि फाइंड लैम्डा, आप इस लैम्डा की वैल्यू निकालना। ऐसा कुछ सोच रहे होंगे लैम्डा क्या है, तो लैम्डा कुछ नहीं, जैसे थीटा होता है वैसे बीटा होता है, वैसे पीटा होता है, वैसे अल्फा होता है, वैसे एक लैम्डा भी होता है। बस मान लें लैम्डा यहाँ पे एक स्केलर है, क्या है, एक स्केलर है, ठीक है ना। ऑब्वियस है जे का कोफिशिएंट है तो कोई वैल्यू रही होगी,
कहता है फाइंड द लैम्डा, फाइंड लैम्डा। अब इसके लिए कंडीशन पता होनी जरूरी है। कब? व्हेन ए इज परपेंडिकुलर टू बी, मतलब ए और बी क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आपने क्या निकालनी है? लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों फिर देखा जाए तो इनडायरेक्टली यहाँ पे भी एंगल के ऊपर ही बात हो रही है ना। जब एंगल के ऊपर बात होती है तो हमेशा फिर एक ही चीज़ याद आती है, क्या? हमारा सबका प्यारा डॉट प्रोडक्ट। तो अगर देखा जाए यहाँ भी आपको पता है, यहाँ पे जो गिवन है वो ये है कि ए डॉट बी कितना होगा? 0 होगा। तो बच्चों यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपको इनडायरेक्टली ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 गिवन दे रखा है, मतलब दे रखा है कि ए डॉट बी कितने के बराबर? 0 के बराबर। बस आगे तो आप सब फालतू ही रह गया। तो ले लो फिर ए का डॉट बी से, तो ए का डॉट जब बी से लूँगा तो आई का डॉट आई से ही आएगा, मतलब 8। जे का डॉट जे से आएगा, मतलब -2 लैम्डा। के का डॉट सिर्फ के से आएगा, कितना आया? -2। और ये सारा कार्यक्रम कितने के बराबर? 0 के बराबर। इसका मतलब 8 - 2 होता है 6, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा। इसका मतलब लैम्डा कितना आया होगा? 3 आया होगा। इसका मतलब ये है कि ये दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर कब होंगे? जब लैम्डा की वैल्यू कितनी रही होगी? 3 रही होगी। कितनी रही होगी? 3। वेरी गुड, है ना। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि इफ, थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, अब जो भी है मुझे तो याद ही नहीं है। आपसे कहता है इफ ए प्लस बी दो वेक्टर्स हैं और इनका मैग्नीट्यूड दे रखा है आपको कितना? √3 दे रखा है। कितना दे रखा है? √3। और इसके बेस पे कहता है फाइंड ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर प्लस 2b वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। ध्यान दें यूनिट वेक्टर है यहाँ, डॉट 2a का यूनिट प्लस b का यूनिट वेक्टर। आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो शॉर्टकट ट्रिक से आप बहुत जल्दी आप इस क्वेश्चन को कर लोगे यहाँ सॉल्व। अब सबसे बड़ी ये है कि a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो √3 के बराबर है। इसका क्या यूज़ है? तो इसका यूज़ इनडायरेक्टली आपको मेरे ख्याल से थीटा फीटा निकालने के लिए आपको एक कंडीशन दी होगी। खैर हम अपने इस क्वेश्चन को करते हैं। अब अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो उसको यूज़ करेंगे, नहीं पड़ेगी तो फिर नहीं करेंगे। आओ शुरू करें। अब फटाफट देखो इस यूनिट वेक्टर को, सॉरी इस पूरे वेक्टर को, देखा जाए तो ये वेक्टर ही है ना, तो इस वेक्टर को इससे मल्टीप्लाई करना और डॉट प्रोडक्ट है तो होगा क्या? वही अलजेब्रा। तो इसका डॉट इससे आया। अब यहाँ पे बच्चों आई जे के नहीं दे रखा ना, आई जे के नहीं दे रखा तो फिर सबको सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब सबके पास जाएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आएगा? 2 × अब ये यूनिट वेक्टर इस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि सेम वेक्टर्स हैं। बताओ ये वैल्यू कितने के बराबर जाएगी? स्क्वायर के बराबर है। तो यूनिट वेक्टर ही कितना आएगा? स्क्वायर। ठीक है ना। उसी तरीके से ए इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये कितने के बराबर आएगा? यूनिट वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी। बच्चों यहाँ पे वेक्टर्स में सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, या तो डॉट होता है या क्रॉस होता है। क्योंकि हम डॉट ले रहे हैं तो यहाँ भी क्या लिखेंगे? हम डॉट लिखेंगे। याद रखना डॉट ही आएगा। यहाँ ए का डॉट ए से आ रखा है तो वो ए का स्क्वायर बन गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर तो 2 रह गया। तो ए का खत्म हो गया। अब बात आती है बी की, तो बी को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 4 बी का डॉट ए से। अब बी को इससे किया तो ये आएगा प्लस 2 बी का स्क्वायर, है ना। एज अकॉर्डिंग बिल्कुल वैसे ही लिख दिया। अब ए वेक्टर का ये यूनिट वेक्टर है, उसका स्क्वायर कर रखा है तो है तो ये यूनिट वेक्टर ही, तो वैल्यू कितनी होगी? 1। तो ये तो बन गया 1, तो रह गया सिर्फ 2। अब कहीं गलती ये मत कर देना कि ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, दोनों 1 हो जाएंगे। नहीं बेटा, ये दो वेक्टर्स का या दो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये दो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। क्या है? इनका डॉट प्रोडक्ट है। ये आई और जे नहीं है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। आई और जे का डॉट 0 इसलिए आता है क्योंकि वो परपेंडिकुलर होता है, ये हमें पता है। यहाँ पे ये दोनों परपेंडिकुलर हैं या नहीं है हमें नहीं पता। तो ये एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ये दूसरे वेक्टर का यूनिट वेक्टर, इसका डॉट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्योंकि ये दो वेक्टर का डॉट है तो होगा क्या? इस ए का मैग्नीट्यूड इस बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा होगा, है ना, प्लस। अब वही कहानी यहाँ भी रिपीट हो जाएगी। अब अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा स्मार्ट वे में भी सॉल्व कर सकते हो। क्या है स्मार्ट वे? देखो ये ए डॉट बी है, ये बी डॉट ए है, तो देखा जाए तो जो भी ये आएगा वही ये भी आएगा। मतलब देखा जाए तो ये दोनों एक्चुअली एक लाइक टर्म्स है ना, तो लाइक टर्म्स है तो हम इसको क्या करते हैं? दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करके कितना ले देते हैं? वो वेक्टर इंटू बी वेक्टर।
अब प्लस इसकी बारी, अब क्योंकि ये यूनिट वेक्टर और ये इसका मैग्नीट्यूड है, इसका स्क्वायर कर रखा है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ तक का तो कार्यक्रम बड़ा आसान था, हो गया सॉल्व। अब सवाल ये है कि इसका क्या होगा। तो बच्चों ये कुछ नहीं है, पहले 2 और 4 को ऐड करके जरा 2 और 2 को ऐड करके जरा साइड में 4 कर दो और यहाँ पे इस 5 को ऐसे ही रहने दो, क्योंकि ये 2 वेक्टर्स का डॉट है ना, ये 2 वेक्टर का डॉट है और ये 2 यूनिट वेक्टर्स हैं। अब इनका डॉट मुझे निकालना, तो मैं क्या लिखूंगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल थीटा। अब सवाल ये है कि थीटा क्या रहा होगा। अब थीटा के लिए हमें ये कंडीशन दे रखी है, आओ इसका ज़रा फ़ायदा उठाएं। आपसे कह रहा है कि a प्लस बी का, ये 2 वेक्टर्स हैं, इन 2 वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कितने के बराबर है, √3 के बराबर। अब ये एडिशन वाली बातें यहाँ पे होने लग गई हैं। तो आपको पता है जब 2 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड लिया जाता है तो कैसे लिखा जाता है, या उनका रिजल्टेंट कैसे लिखा जाता है, वो वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू कितने के बराबर, √3 के बराबर। अब क्योंकि यहाँ पे अंडर आता है, मैं इस अंडर को हटाना चाहता हूँ, तो मैं क्या दूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हुए मानूंगा, मतलब दोनों साइड की स्क्वायरिंग करते हुए मैं रिजल्ट निकालता हूँ। तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पता लगा ना स्क्वायरिंग क्यों करी, स्क्वायरिंग करने से दोनों साइड के रूट निकल जाएंगे, उसका तो निकल ही जाएगा और जो यहाँ रूट था वो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ तक आप पहुँच चुके हो। अब मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है यहाँ पे क्या निकालना, इस थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करना। अभी थीटा की वैल्यू कैसे करके कैलकुलेट होगी, आओ इसके ऊपर बात करते हैं। अब एक मिनट, मैंने एक छोटी सी शायद गलती कर दी है, एक छोटी सी बहुत ही प्यारी सी गलती कर दी है। एक्चुअली ये ए वेक्टर नहीं था, ये भी यूनिट वेक्टर ही था, क्षमा चाहूँगा इसके लिए मैं, है ना, ये भी क्या था, यूनिट वेक्टर था। सॉरी। तो दीज आर यूनिट वेक्टर्स, हाँ, प्लीज़ मेक अ करेक्शन। और मेरे से ना हर लेक्चर में कोई ना कोई छोटी छोटी गलती होती है, अब उसको मैं गलती को सुधारने के लिए मैं फिर वो एडिटिंग करूँ, ये मुझसे ना होता नहीं है। एडिटिंग वेटिंग में टाइम में बहुत टाइम लग जाता है और मुझे ढंग से आती भी नहीं है। तो जो सच है वो सच है ना। तो ये 2 आपको बेसिकली यूनिट वेक्टर दे रखे थे ना, तो इन 2 यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ था, ये तो इसको करेक्ट कर लें। अब क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो ये 1 हो जाएगा, ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी 1 हो जाएगा। 2 इंटू ये भी यूनिट वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर, दोनों 1 हो गए। बचा क्या, सिर्फ कॉस थीटा इज इक्वल टू कितने के बराबर, 3 के बराबर। और 1 + 1 मेरे ख्याल से 2, और 2 को वहाँ ले जाऊँगा तो 3 - 2 बचेगा 1। तो मेरे ख्याल से 2 cos थीटा इज इक्वल टू कितने के बराबर, 1 के बराबर। तो बेटा यहाँ से जो थीटा आएगा या cos थीटा आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/2। और आपको पता होगा अगर cos थीटा 1/2 है तो इसका मतलब थीटा कितना रहा होगा, वेरी गुड, कितना रहा होगा, 60 डिग्री रहा होगा। ओह हाँ, सही, कितना रहा होगा, 60 डिग्री रहा होगा। बस अब सोचना क्या है, थीटा की जगह पे क्या पुट कर दो, 60 डिग्री पुट कर दो, बस आएगी कहानी सिंपल। तो ये आया 4, ये आया 5, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। ये बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, 1। ये cos 60, और cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है आपका 1/2 के बराबर। कितना होता है, 1/2 होता है। तो अब रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आया 4 प्लस 5/2, 5/2 बनेगा ना रिजल्ट, ठीक है। तो रिजल्ट जो आया वो आया 4 प्लस 5/2, और 5/2 का मतलब 2.5 में 4 जोड़ दो कितना हो गया, 6.5। तो रिजल्ट कितना आया, 6.5। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, ओके। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो पहले वीडियो को पॉज करें, मैं अगला क्वेश्चन तैयार करता हूँ तक आपका। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा VIP टाइप का लगेगा हाँ आपको। तो अगला क्वेश्चन है, ये आपसे कहता है इफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, है ना, और A प्लस B प्लस C वेक्टर का जो वेक्टर सम दे रखा है बेटा वो कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। और आपसे कह रहा है एंड वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C का मैग्नीट्यूड कितने के बराबर है, 1 के बराबर है। कितने के बराबर है, 1 के बराबर। और आपसे कहता है क्या करें, फाइंड A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A, ये आपने फाइंड आउट करना है ना। तो अब इसको कैसे करके फाइंड आउट करेंगे, वैसे बच्चों इसका रिजल्ट देना बहुत आसान है, इसका रिजल्ट बहुत आराम से बहुत जल्दी दिया जा सकता है। वो मैं आपको इसका शॉर्टकट इस क्वेश्चन को कराने के बाद बताऊंगा। फिलहाल के लिए आपको 3 वेक्टर का वेक्टर सम 0 दे रखा है। देखो 3 वेक्टर का वेक्टर सम 0 है। अच्छा एक बात बताऊं, जब भी ना आपको 3 वेक्टर का वेक्टर सम 0 मिलता है तो वाई पॉलीगॉन ड्रॉ वेक्टर एडिशन,
ये कंफर्म्ड है, ये क्या बना रहे होंगे, एक ट्राइंगल कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। क्या बना रहे होंगे, एक डेफिनेटली एक ट्राइंगल बना रहे होंगे। इसको आप मतलब मैं अगर ऐसा कहूँ कि ये क्वेश्चन को करने के लिए क्या मुझे इतनी मेहनत करनी चाहिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं, हालांकि हम करेंगे, लेकिन इसको मतलब इसको सोचना ही बड़ा आसान है। इन दो सिचुएशन को ना सोचना बहुत ईजी है। तो सबसे पहली चीज़, जब भी तीन वेक्टर्स का वेक्टर सम 0 होता है, तो आपने पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मेरा देखा होगा वीडियो, अगर देखा है या आपको पहले से पता है, तो तीन वेक्टर का जब वेक्टर सम 0 होता है तो हमेशा बाई पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये तीन वेक्टर्स क्या बनाते हैं, एक ट्राइंगल बना रहे होते हैं। क्या बना रहे होते हैं, ट्राइंगल। अब ट्राइंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन दे रखी है इन तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो कितने के बराबर है, 1 के बराबर है। इसका मतलब कंफर्म्ड है कि ए और बी, बी और सी और ए के बीच एंगल क्या बन रहा होगा, सेम एंगल बन रहा होगा। अब अगर वो सेम एंगल बन रहा होगा तो वो एंगल कितना रहा होगा, ये आप अगर सोच सको तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाए, है ना। तो ये एंगल कितना बन रहा होगा ये मैं आपको अभी थोड़ा रुक के बताता हूँ। आप फिलहाल जरा इस क्वेश्चन का लॉन्ग मेथड जरा देखो। तो मुझे ए डॉट बी निकालना है और प्लस बी डॉट बी, फिर उसके बाद प्लस सी डॉट डी निकालना, फिर इनको तीनों को ऐड करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले ए डॉट बी निकालता हूँ, देखना जरा, बस ए डॉट बी निकाल लो, बी डॉट सी और सी डॉट ए तो वैसे ही आ जाएगा। अब अगर मैं ए डॉट बी की बात करूँ तो मैं जानता हूँ ए डॉट बी क्या होता है बेटा, ए डॉट बी होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा होता है। बहुत बढ़िया, है ना, इस तरीके से। अब सवाल ये है कि यहाँ पे थीटा कितना होगा। अब थीटा के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ से ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट अवेयर अबाउट द एंगल थीटा। तो मैं क्या करूँगा, हालांकि मुझे पता है इसका थीटा कितना होगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ अपनी गिवन कंडीशन में। मुझे दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी और ये दे रखा है मुझे 0 के बराबर। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं a प्लस बी पूछूँ तो वो कितना होगा, ऑब्वियस है कितना रहा होगा, माइनस वेक्टर सी के रहा होगा। अब करें क्या, करें ये कि इसको सॉल्व करने के लिए दोनों साइड ले लेते हैं इनका मैग्नीट्यूड। क्या ले लेते हैं, इनका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लूँ तो इसकी शक्ल कुछ ऐसी दिखेगी, कैसी दिखेगी, इस टाइप की दिखेगी, है ना। और अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, दो वेक्टर का एडिशन ही है। अब दो वेक्टर का एडिशन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब क्योंकि अंडर रूट आता है तो उसको स्किप करने के लिए हम क्या करते हैं, यहीं पे इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं, मतलब अंडर रूट वाला चक्कर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब रिजल्ट क्या आया, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू, यहाँ कितना आएगा, माइनस सी का स्क्वायर। अब माइनस सी का स्क्वायर आप जानते ही हो कितना आएगा, सी स्क्वायर ही हो जाएगा, मतलब सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं स्क्वायर से ले लेता हूँ इस तरीके से, सेट है, ओके है। अच्छा अब क्या सोच रखें भाई, हमें पता है ए कितना है, बी कितना है और सी कितना है। तो ए है 1, मतलब ये 1, बी भी है 1, ये भी 1, 2 इंटू, क्योंकि हम इसका मैग्नीट्यूड निकाला तो ये भी मैग्नीट्यूड रहा होगा और ये भी मैग्नीट्यूड रहा होगा, मतलब दोनों कितने रहे होंगे, 1 रहे होंगे, इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू, यहाँ बात हो रही है सी के मैग्नीट्यूड की, और सी का मैग्नीट्यूड भी कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। बहुत बढ़िया, है ना। तो बस यहाँ से बच्चों अब थीटा निकालना बहुत आसान है। तो ये 1, इसको सॉल्व करता हूँ, ये 2 आएगा, 2 वहाँ जाएगा तो वो -1 हो जाएगा। जरा ध्यान से देखना कि गलती मत कर देना। तो ये बना 2, 1 माइनस 2 डेट इज लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आ गया आपका -1 और राइट साइड में बचा आपका 2 कॉस थीटा। कितना बचा, 2 कॉस थीटा। इसका मतलब बेटा कॉस थीटा कितना रहा होगा, बहुत बढ़िया, -1/2 रहा होगा। अब जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना, ऑब्वियस है मैंने तो पढ़ा रखी है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि कॉस थीटा -1/2 कब होता है। तो बच्चों अब नहीं भी पढ़िए तो बहुत आराम से आप इसको अभी भी सीख सकते हो। अगर कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब डेफिनेटली जो एंगल आने वाला है वो 90 से लेकर 180 के बीच में आने वाला है, ये तो कंफर्म्ड है। अब वो होगा कितना, अब जिसको याद है बहुत बढ़िया है, इसको याद नहीं है वो आप सीखना। हाँ देखो, इसको करने का एक बहुत आसान तरीका क्या होता है, आप इस नेगेटिव को थोड़ी देर के लिए इग्नोर मारो, है क्या आपके पास 1/2, है ना। तो अब कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, कॉस की वैल्यू 1/2 होती है कितने पे, cos 60 डिग्री पे। कितने पे होती है, cos 60 डिग्री पे। अब नेगेटिव को जो इग्नोर मारता, इग्नोर मारना उसको बंद कर दो, उसको लगा दो एज इट इज। अब इसका मतलब ये हुआ कि cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितने के बराबर, -cos 60 डिग्री के बराबर, है ना। अब यहाँ से थीटा इक्वेट नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो अब आपको याद आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला, क्या होता था, cos 180 माइनस थीटा। थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है मान के चल रहा हूँ, तो cos 180 माइनस थीटा ये होता था
कॉस थीटा के बराबर। तो जहाँ थीटा है वहाँ मैंने 60 डिग्री वैसे ही लिख दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस 60 डिग्री को लिखने का एक तरीका ये भी होता है कॉस 180 माइनस थीटा। अब एक चीज़ याद रखना कि कॉस 180 माइनस 60 मतलब मैं पहुँचा हूँ कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड में कॉस क्या होता है, हाँ नेगेटिव होता है। इसका मतलब कॉस 180 माइनस 60 कितना आएगा, माइनस कॉस 60 डिग्री के बराबर आएगा। ये बातें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई थी। तो बस माइनस कॉस 60 डिग्री को लिखने का तरीका मुझे पता लग गया, वो कितना होता है कॉस 180 माइनस 60 भी हो सकता है। मतलब ये दोनों बातें एक ही हैं, है ना। कॉस 180 माइनस 60 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है और फॉर्मूला होता है माइनस कॉस थीटा के बराबर या फिर माइनस कॉस 60 डिग्री के बराबर। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अब आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो। तो जब इसको इक्वेट करोगे तो थीटा यहाँ पे कितने के बराबर आ जाएगा, हाँ 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो बस मिल गया आपको आपका थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 120 डिग्री आ गई। अच्छा हमें करना क्या था इसमें, हाँ करना क्या था, क्या करना था मैं तो खुद ही भूल गया। हाँ मुझे ये वैल्यू निकालनी थी। तो मैंने करा क्या, मैंने a प्लस बी प्लस सी करा और एक 0 के बराबर था और इसको सॉल्व करा और फाइनली मुझे थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, 120 डिग्री मिल गई। अब क्या करें, तो बस कुछ नहीं है। अब ये जो सोर्स लगा रखी है, जो सोर्स लगाई किसमें, जो सोर्स लगाई इस क्वेश्चन में, तो इसके बेस पे मुझे थीटा डिग्री पता लग चुका है। अब क्या करा जाए, अब देखो क्या करा जाए। तो अब बड़ा सिंपल सा काम है, मुझे ये पता लग चुका है कि ए और बी के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री। तो अगर ए और बी के बीच का एंगल 120 डिग्री रहा हो तो बी और सी के बीच का एंगल भी कितना रहा होगा, 120 डिग्री। सी और ए के बीच का एंगल भी कितना रहा होगा, 120 डिग्री, है ना। तो अब इसको करेंगे कैसे, देखो तो ए डॉट बी कितना आएगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल 120 डिग्री। बात समझ में आई ना। अब अगर देखो तो ये मुझे अब 3 बार लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो ए डॉट बी होगा, है ना, वही क्या होगा, बी डॉट सी होगा और वही क्या होगा, सी डॉट ए होगा। ऐसा क्यों आ रहा रिजल्ट, ऐसा रिजल्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो उसका मतलब जो ए डॉट बी आएगा, जो रिजल्ट ए डॉट बी का आएगा वही रिजल्ट बी डॉट सी का आएगा और वही रिजल्ट किसका आएगा, सी डॉट ए का आएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तीनों का मैग्नीट्यूड क्या रहा है, सेम रहा है। अब क्योंकि ये तीनों रिजल्ट एक ही चीज कह रहे हैं और ये 3 बार हो रहा है तो इसलिए इसको मुझे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए किससे, 3 से। मतलब ये जो भी आएगा ये 3 टाइम्स आ जाएगा। बस अब फाइनल आ जाओ। तो 3 इंटू ए का मैग्नीट्यूड 1, बी का मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस ऑफ एंगल 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री कितने के बराबर, -1/2 के बराबर। तो रिजल्ट कितना आ गया आपका, -3/2 आ गया। यह है आपका इसका फाइनल रिजल्ट। अब इसको करने का और शॉर्टकट तरीका क्या हो सकता है, देखो बच्चों इसको करने का बड़ा सिंपल तरीका, इसका आंसर बहुत इजीली पता लग जाएगा। अब जब 3 वेक्टर का सम 0 होता है तो पहली चीज़ तो ये एक ट्राइंगल बना रहे होंगे, है ना, इस टाइप का एक ट्राइंगल बना रहे होंगे। ए रहा होगा, कहीं बी रहा होगा और कहीं इस तरीके से सी रहा होगा। तो आपको अगर पॉलीगन लॉ याद आएगा तो इस सिचुएशन में ये ए, ये बी और ये सी वेक्टर और तीनों का वेक्टर सम 0। तो पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर और ये तीसरा वेक्टर उसी सेंस में है। तो इसका मतलब इनका वेक्टर सम 0 होगा। अब अगर इनका वेक्टर सम 0 होगा इसका मतलब और क्या हो सकता है, अब तीनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। अब अगर तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है इसका मतलब ये जो एंगल बना रहे होंगे वो डेफिनेटली कितना बना रहे होंगे, 120 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। क्यों बना रहे होंगे, देखो अब आपको अगर याद हो कि 2 वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है, जैसे मैं ए और बी के बीच का एंगल पूछूँ आपसे, तो ए और बी के बीच का, अब हाँ ये चीज़ क्लियर है कि इनका एंगल सेम है। वो एंगल 120 है, वो कैसे पता रहेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब एंगल तो सेम ही है ना, तो अगर मैं इसका एंगल निकालना चाहूँ तो बच्चों ये एंगल नहीं होता है। आपको मैंने बताया जब भी आप एंगल निकालो तो इसको आगे एक्सटेंड करो तो ये वो एंगल रहा होगा। उसी तरीके से इसको आगे एक्सटेंड करो तो ये वो एंगल आएगा। उसी तरीके से इसको आगे एक्सटेंड करो तो ये वो एंगल आएगा। और ये तीनों एंगल अगर मैं आपसे पूछूं अगर सेम है तो वो एंगल कितने होने चाहिए, ऑब्वियस है इन तीनों एंगल का सम होना चाहिए 360 डिग्री, है ना। अब तीनों एंगल का सम अगर 360 डिग्री है और तीनों एंगल बराबर हैं, ये तभी पॉसिबल है जब 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना रहा हो, 120 डिग्री रहा हो। थोड़ा सा अगर सोचोगे ना तो बात आपके समझ में आ जाएगी। और अगर फिलहाल नहीं आ रखे तो एक बार पॉलीगन लॉ को एक बार ढंग से देखना, वहाँ ये सब बातें डिस्कस करी गई हैं। तो फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन इस तरीके से या 2 तरीके से करना पॉसिबल है और ये मैंने आपके सामने पुट अप किया। अब आते हैं बच्चों इसके इस डॉट प्रोडक्ट के लास्ट सेशन में, ठीक है। अब बच्चों इसमें एक चीज़ और डिस्कस करने की है, ये है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। अच्छा मैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी की बात कर रहा हूँ।
तो ए का प्रोजेक्शन बी के अलोंग कितना होगा, और इसको हम क्यों इसको हम स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट में पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। तो आओ ज़रा कहानी को शुरू करते हैं दोबारा से। मान लो ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है और ये है इनके बीच का एंगल थीटा। अब जो बच्चों ना ये जो है ये चीज़ है, इसको हमने क्या बोला था, हाँ इसको हमने बोला था ए कॉस थीटा। क्या बोला था, ए कॉस थीटा। अब हम कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। तो बच्चों कुछ नहीं है, ये बेसिकली आपका एक किस्म का डॉट प्रोडक्ट ही है। तो अब ए का प्रोजेक्शन बी के अलोंग, ए का प्रोजेक्शन बी के अलोंग, इसको बोलते हैं हम कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी भी कह सकते हैं। मतलब ये टॉपिक को मैं ऐसे भी पढ़ा सकता हूँ, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। अब ये तो फिर कोई पुरानी नई बात नहीं होती ना, तो एक नया टर्म मैंने डिफाइन कर दिया, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। मतलब एक्चुअली बात वही है, बोलने का तरीका बदल गया बस। तो ए का प्रोजेक्शन बी की तरफ को कितना है, मतलब ए बी की तरफ को या फिर ए बी की तरफ को कितना इम्पैक्ट डाल रहा है। तो अगर ये ए ये बी, तो ए का इम्पैक्ट बी की तरफ को जितना भी होगा उसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। तो अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, तो क्या कहोगे, देखो ए का प्रोजेक्शन बी की तरफ को कितना है, तो ए का प्रोजेक्शन बी की तरफ को कितना है, वो है ए कॉस थीटा। कितने के बराबर है, ए कॉस थीटा के बराबर। बस इसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। लेकिन बच्चों ये बड़ी अधूरी बात है ना, ये बात में कुछ मजा ऐसा नहीं आया, थोड़ा इसको और अच्छी तरीके से लिखते हैं। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ इसकी स्केलर फॉर्म। क्या आपको पता है कि ए डॉट बी कितना होता है, तो बेटा ए डॉट बी हम जानते हैं ये होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा। अब ए और कॉस थीटा को जरा एक तरफ कर दो, है ना, तो ए कॉस थीटा को मैंने एक तरफ करा, तो इसका मतलब यहाँ क्या बचेगा, वेक्टर ए वेक्टर बी डिवाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड, है ना, क्लियर, ओके। तो इस बी को यहाँ ले आए, तो ए कॉस थीटा का रिप्लेसमेंट क्या आ गया, ये आ गया। तो मैंने कहा प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी कितना है, तो वो ए कॉस थीटा है। और ए कॉस थीटा लिखने का एक तरीका और भी है, ए का डॉट बी के साथ डिवाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड, डिवाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड। तो कंफ्यूज मत होना, कहीं मैं डंडे लगाता हूँ कहीं डंडे निकाल देता हूँ, तो चिंता ना करें। अगर वेक्टर बी का इस तरीके से लिखूँ तो वो भी मैग्नीट्यूड, अगर सिंपली विदाउट वेक्टर लिखूँ तो वो भी मैग्नीट्यूड का ही काम करता है। हाँ, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी ए कॉस थीटा, जो कितने के बराबर, ए डॉट बी ओवर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर। अब आप जरा ध्यान से देखना बच्चों, इस चीज़ को अगर आप देखो तो ए डॉट बी तो अपने आप में स्केलर क्वांटिटी हो गई और बी भी अपने आप में क्या है, एक स्केलर ही है, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब इस सिचुएशन में ये जो सिचुएशन है या ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये सिर्फ क्या बता रहा है, इसका स्केलर वैल्यू बता रहा है या फिर स्केलर क्वांटिटी बता रहा है ना, या फिर इसका स्केलर रिप्रेजेंटेशन बता रहा है। तो अब याद रखना, जो प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी होता है वो एक वेक्टर होता है। क्या होता है, वेक्टर। क्यों होता है वेक्टर, क्योंकि आप एक्चुअली इसका इम्पैक्ट बी के डायरेक्शन में देखना चाहते हो। क्या देखना चाहते हो, इसका इम्पैक्ट बी के डायरेक्शन में कितना होगा, इसका प्रोजेक्शन बी के डायरेक्शन में कितना होगा। तो मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्शन के ऊपर यहाँ पे बात हो रही होती है, तो इसका मतलब इसकी वेक्टर फॉर्म भी यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये तो होगी इसकी स्केलर फॉर्म। अब मैं बात करूँ स्केलर फॉर्म लिखना, स्केलर फॉर्म, ये इसकी स्केलर फॉर्म हो गई। अब मैं कहूँ कि इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी, तो भाई आपको याद है कि जब भी हम स्केलर से वेक्टर फॉर्म में जाते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ता है, इसको किसी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। तो अब इसको करने के लिए इसी को ही, अब क्योंकि ये चीज़ यही है तो हम क्या करते हैं, इस स्केलर को किसी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं जो बताएगा इसकी वेक्टर फॉर्म। अब सवाल ये है कि हम इसको किस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, इसको उस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिस वेक्टर में इसका प्रोजेक्शन होगा। तो क्योंकि ए का प्रोजेक्शन बी की तरफ को पूछा गया है, तो बताओ यूनिट वेक्टर भी किसका आएगा, उसी का आएगा जिस डायरेक्शन में ये काम कर रहा है। तो क्योंकि ए का प्रोजेक्शन बी के डायरेक्शन में पूछा गया है, तो यूनिट वेक्टर भी किसका आना चाहिए, हाँ बी का आना चाहिए। तो बच्चों ये होती है इसकी वेक्टर फॉर्म। अब इसमें थोड़ा सा एक स्टेप आप जरा आगे बढ़ जाओ, तो ये ए डॉट बी हो गया, ये बी हो गया, और ये जो यूनिट वेक्टर बी है आपको इसको लिखने का तरीका पता है, ये होता है वेक्टर बी ओवर बी का मैग्नीट्यूड। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे ये कितना आएगा, देखो ए डॉट बी तो ऐसे ही रहा और बी को बी से मल्टीप्लाई करके क्या मिल गया, बी का स्क्वायर मिल गया, और बचा क्या, बचा आपका वेक्टर बी बचा। इस तरीके से बच्चों हम इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान दें, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी अगर मैं पूछूं तो वो इस तरीके से लिखा जा सकता है, ए कॉस थीटा, जिसको फर्दर मैं इस तरीके से सकता हूँ। ये होती है इसकी स्केलर फॉर्म, क्योंकि ये सिर्फ आपको वैल्यू बताएगा। अब मैं पूछूं इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी, तो वेक्टर फॉर्म के लिए आपने इस चीज़ को जो स्केलर था उसको मल्टीप्लाई किया आपने किसी यूनिट वेक्टर से। अब यूनिट वेक्टर कौन सा लेंगे, जहाँ पे ये इसका प्रोजेक्शन काम कर रहा होगा। इसका प्रोजेक्शन कहाँ काम कर रहा है,
बी के डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया यूनिट वेक्टर बी से। बस आगे कुछ नहीं है, यूनिट वेक्टर बी को खोल दो, वो वेक्टर बी ओवर उसका मैग्नीट्यूड। तो फाइनली ये रिजल्ट आपके सामने आया। अब क्योंकि ये दोनों तो स्केलर देंगे, ये अपने आप में स्केलर है, लेकिन ये वाली क्वांटिटी का वेक्टर होना बताता है कि ये कैसा है, एक वेक्टर टर्म है। क्या है, एक वेक्टर टर्म या फिर इसकी ये वेक्टर फॉर्म है। क्लियर हुआ? अच्छा, उसी तरीके से बच्चों मैं यहीं पे जल्दी से आपको बताता हूँ, अगर मैंने आपसे कहा होता कि बी का प्रोजेक्शन अलोंग ए बताएं, क्या बताएं, बी का प्रोजेक्शन अलोंग ए बताएं, तो मैं इसको जरा फास्ट ट्रैक में खत्म करता हूँ क्योंकि वीडियो का टाइम बहुत ज़्यादा लंबा होते जा रहा है मेरे ख्याल से। ये बी और ये ए और ये इनके बीच का एंगल थीटा। तो बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ कि बी का प्रोजेक्शन ए के डायरेक्शन में कितना होगा, तो ये आएगा कितने के बराबर, हाँ, बी कॉस थीटा के बराबर आएगा। अब बस जैसा ये लिखा है बिल्कुल अपोजिट उसका वैसे हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए कितना होगा, तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, बी कॉस थीटा आएगा। ये रिजल्ट सेम आएगा, नीचे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये इसकी आएगी स्केलर फॉर्म। फिर वेक्टर फॉर्म के लिए क्या करोगे, वेक्टर फॉर्म के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, इस बार किससे, ये जिस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में है, ए के डायरेक्शन में है, तो इस बार इसको मल्टीप्लाई करोगे यूनिट वेक्टर ए से, है ना। फिर ये यूनिट वेक्टर ए बदल जाएगा, वो वेक्टर ओवर उसका मैग्नीट्यूड। तो देखा जाए तो अब जो रिजल्ट आएगा वो ऐसा आएगा, देखो, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए कह रहा हूँ, तो वो आएगा ए डॉट बी ओवर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू वेक्टर ए आएगा। इसको एज एन होम असाइनमेंट समझ कर जरूर करना, है ना। तो आज की क्लास यहीं तक थी। यहाँ पे हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में सीखा। बच्चों नेक्स्ट क्लास में हमने स्क्वायर प्रोडक्ट को, सॉरी, आज की क्लास में हमने स्क्वायर प्रोडक्ट सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।